वेलकम टू कॉर लॉ क्लास। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पार्टीज टू सूट के बारे में। तो ऑर्डर 1 में है ये। तो हमने देखा था लास्ट लेक्चर में सूट को फ्रेम कैसे करना है, पार्टीज के बारे में भी देखना है। तो इसमें हम देखेंगे कौन कौन सी प्लेंटिफ्स हैं जो ज्वाइन होके आ सकती हैं। पार्टीज, प्लेंटिफ है, डिफेंडेंट है, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव सूट्स, इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं ऑर्डर 1 में। तो आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, तो हमेशा हम जैसे सूट के इंग्रेडिएंट्स देखते हैं तो हम कहते हैं कि अपोजिंग पार्टी होनी चाहिए, है ना। तो और सब्जेक्ट मैटर इन डिस्प्यूट हो, कॉज ऑफ एक्शन हो, रिलीफ हो, ठीक है, ये सारी चीजें हो तो कोई सूट दायर किया जा सकता है। तो यहाँ पे अपोजिंग पार्टीज के बारे में बात कर रहे हैं कि दो पार्टीज होनी चाहिए, एक प्लेंटिफ एक डिफेंडेंट। प्लेंटिफ क्या करता है, एलिगेशन लगाता है, ये चीजें मेरी क्लेम बनती हैं, डिफेंडेंट ने ये किया है, वो किया, फलाना ढमकाना। तो डिफेंडेंट क्या करता है, उसके रिप्लाई में उसको डिफेंस अपना तैयार करता है, ठीक है, उसको जवाब देता है। ये सारी चीजें होती हैं। ऑर्डर 1 में हम देखेंगे पार्टीज टू सूट, और ऑर्डर 2 में हमने क्या देखा है कि सूट को फ्रेम कैसे करना है। तो यहाँ पे ये पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं नेसेसरी और प्रॉपर पार्टीज क्या होती हैं। तो नेसेसरी पार्टी का मतलब होता है कि ऐसी पार्टी जो बहुत जरूरी है, जरूरी, हद से ज्यादा जरूरी, ठीक है, जरूरी पार्टी है हद से ज्यादा। तो हद से ज्यादा जरूरी क्या होता है, हद से ज्यादा जरूरी सिर्फ और सिर्फ करियर होता है और कुछ नहीं होता है, ठीक है ना, चुपचाप पढ़ लो। तो नेसेसरी पार्टी क्या है, जो बहुत जरूरी है केस में, ठीक है, जिसका मेन काम है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल है, जो मेन बंदा है। मेन अक्यूज कह सकते हैं, नहीं मेन अक्यूज नहीं कहेंगे, सिविल लॉ है। तो जिसका सारा काम है, जिसने सारा काम किया है, जिसका मेन रोल है, जिसके अगेंस्ट सूट डाला है या जिसने डाला है, वो नेसेसरी पार्टीज होती हैं, ठीक है। तो अगर ये मान लो प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, सूट में, तो हम इफेक्टिव जजमेंट नहीं दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसका होना जरूरी है। आखिर हम उसके अगेंस्ट दे रहे हैं या उसके फेवर में दे रहे हैं, किस पर्पज के लिए दे रहे हैं। तो वो नेसेसरी पार्टीज होती हैं। प्रॉपर पार्टी में क्या होता है कि मेन काम इसका कुछ नहीं होता है, लेकिन इसको हम रखते हैं, इसकी प्रेजेंस जरूरी है एक डेफिनेट जजमेंट लेने के लिए, ठीक है, उसको कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ करने के लिए उस मैटर को, ठीक है, एक तरह की सपोर्टिंग सिस्टम होता है ये किसका, नेसेसरी पार्टी का, ठीक है। तो प्रॉपर पार्टी की एब्सेंस में भी जजमेंट आ सकती है कोई इफेक्टिव, ठीक है, कोई मनाही नहीं होती, लेकिन नेसेसरी पार्टी की एब्सेंस में कोई जजमेंट नहीं आ सकती है। ये तो मेन बंदा है, ये तो होता ही होता है, ठीक है। सूट में हमें पता है, सूट के एसेंशियल्स हमने देखे हैं, वो सारी चीजें। अगर मान लो पार्टीज ही नहीं है, वो वाली प्लीड नहीं कर रही हैं जिनका होना जरूरी था, तो फिर हम एक अच्छी जजमेंट कैसे लेके आएंगे ना। यस, कैसे लेके आएंगे। तो ये हमारा केस है कस्तूरी वर्सेस पर पेरुमल। मेरे से बोलना नहीं गया, लेकिन आप पढ़ लेना जो भी है। तो यहाँ पे क्या होता है कि कोई डेफिनेट मैटरिंग इशू, ठीक है, जो बंदा स्पेसिफिक उस रिलीफ के साथ डील कर रहा है, चाहे उसके फेवर में चाहे उसके अगेंस्ट, ठीक है, वो वाला बंदा क्या है, नेसेसरी पार्टी। और जिसकी एब्सेंस है अगर, ठीक है, अगर वो नहीं है, तो एक अच्छी जजमेंट नहीं आ पाएगी हमारे पास, इफेक्टिव डिक्री नहीं आ सकती है, उसका होना बहुत जरूरी होता है। तो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं नेसेसरी पार्टी कौन सी होती है, प्रॉपर पार्टी कौन सी होती है। अगर मान लो ओनर है, तो ओनर ने सूट डाला हुआ है किसके अगेंस्ट, टेनेंट के अगेंस्ट। टेनेंट ने आगे किसको दिया हुआ था, अगर सब टेनेंट को दिया हुआ था, मान लो अब जजमेंट किसके फेवर में आ गई है, सॉरी, किसके फेवर में आ गई है, ओनर के फेवर में आ गई है। तो यहाँ पे किसके अगेंस्ट आई है, तो टेनेंट के अगेंस्ट आई है ना, ठीक है, इसीलिए इसके फेवर में आई है, अकेला थोड़ा ना केस लेके जा सकता था। तो यहाँ पे टेनेंट क्या है, नेसेसरी पार्टी है, ठीक है, जिसकी प्रेजेंस जरूरी है, ये जजमेंट इसके अगेंस्ट ये एग्जीक्यूट होने वाली है। ये जो सब टेनेंट है, ये क्या है, ये प्रॉपर पार्टी है, ठीक है, जो इसके पॉइंट्स को प्रूव कर रही थी बस, कि इसने, ये खुद नहीं रहता है, इसने आगे किसी को सबलेट किया हुआ है हाउस, ठीक है, जो भी चीज प्रॉपर्टी है उसकी मूवेबल। तो यहाँ पे सब टेनेंट प्रॉपर पार्टी है, टेनेंट क्या है, नेसेसरी पार्टी है, जिसका होना केस में बहुत जरूरी था। सब टेनेंट ना होता होता कोई इतना लेना देना नहीं था, ठीक है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसको सपोर्ट कर रहा है उसके क्लेम को, इस वजह से है वो, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखते हैं, रूल स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से लोग जो प्लेंटिव ज्वाइन हो सकते हैं, ज्वाइंटर ऑफ प्लेंटिव्स, ठीक है, तो इसकी बात करते हैं। तो वो सारे ज्वाइंटर ऑफ प्लेंटिव्स, वो सारे प्लेंटिव्स इकट्ठे होके आ सकते हैं एक सूट में, ठीक है, जिनका क्या है, जिनका रिलीफ, राइट टू रिलीफ है जो, ठीक है, वो अराइजेज होता है उसी सेम सीरीज ऑफ फैक्ट्स और ट्रांजैक्शन से, ठीक है, चाहे ज्वाइंटली, सेवरली, ऑल्टरनेटिवली, जैसे भी, ठीक है, वो एंटाइटल है, तो वो इकट्ठे होके आ सकते हैं। तो यही मान लो, अगर सच if such person brought separate suits, any common question of law or fact would arise। अगर मान लो वो अलग अलग भी आते, तो यहाँ पे क्या होना था, कोई कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ या कॉमन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट की बात हो जानी थी। जैसे मान लो ये ए बी सी ने पैसे दिए हैं, किसको, डी को पैसे दिए हैं। तो यहाँ पे अगर मान लो ए वर्सेस डी जाता है, बी वर्सेस डी जाता है, सी वर्सेस डी जाता है, तो यहाँ पे कॉमन क्वेश्चन ऑफ
लॉ की सेम ही बात आ गई, कॉमन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट क्या कि इन्होंने पैसे दिए हैं, ठीक है। तो अलग अलग जाने की बजाय क्या करें, हम इकट्ठे ही ले आते हैं, ठीक है। तो इकट्ठे लेके आ सकते हैं वो ज्वाइंटर ऑफ प्लेंटिफ्स, ठीक है, ज्वाइन होके आ जाएंगे एक ही केस में, एक ही सूट में। पावर ऑफ कोर्ट टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल, जहाँ पे कोर्ट को लगता है कि नहीं ये तो बड़ा सारा खिचड़ी वाला मामला वही, ठीक है, खिचड़ी बन गई है अब क्या करें, तो यहाँ पे कह सकते हैं सर मुझे, कोर्ट कह देगा मेरे को कुछ नहीं समझ आ रही, पता नहीं किसका क्या रोल है किसका क्या नहीं है, कोर्ट कहेगा अलग अलग आओ सारे, ठीक है। तो देन ये सारे अलग अलग आएंगे, ठीक है। जहाँ पे लगता है कि डिले हो सकता है तो फिर अलग आएंगे। कोर्ट क्या कर सकता है, प्लेंटिफ को ऑप्शन देता है, ठीक है। क्या ऑप्शन देते हैं कि सर आप अलग अलग आ जाओगे ना जल्दी आपका मैटर डिस्पोज ऑफ हो जाएगा, अदरवाइज फिर उतनी टेक्निकलिटीज कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो यहाँ पे इससे अच्छा कि अलग अलग आ जाओ भाइयों, ठीक है, यही है बस, ये सजेस्ट कर देगा कोर्ट उनको। रूल 3, हु में बी ज्वाइंट एज डिफेंडेंट्स कौन आ सकते हैं, वही जिनका राइट टू रिलीव बनता है, ठीक है, राइजिंग आउट ऑफ सेम सीरीज ऑफ फैक्ट्स ट्रांजैक्शंस, ठीक है, वही सारी चीजें कि कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट की बात हो जाएगी अगर अलग अलग भी आते हैं, तो इसलिए अच्छा है कि एक ही केस में बैठे रहें वो सारे। लास्ट क्लास में भी हमने देखा था थोड़ा सा ज्वाइंटर ऑफ प्लेंटिव, ज्वाइंटर ऑफ डिफेंडेंट्स के बारे में, जहां हमने ज्वाइंटर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन की बात की थी। तो रूल 3 है पावर टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल, कोर्ट कह देगा इन डिफेंडेंट्स को भी भाई आप भी अलग अलग आओ, ठीक है। तो बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो, अलग अलग आओ, तो अलग अलग आ जाएंगे वो, फॉर इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस जरूरी है तो वो आएंगे फिर अलग, ठीक है, अपनी जरूरत को आएंगे, यस आएंगे बेचारे। कोर्ट में गिव जजमेंट फॉर और अगेंस्ट वन और मोर ऑफ ज्वाइंट पार्टीज, तो कोर्ट क्या कर सकती है, कोर्ट को अगर लगता है जैसे मान लो ये ए बी सी वर्सेस डी ई एफ, ठीक है, तो ये प्लेंटिव्स हैं ये डिफेंडेंट्स हैं, तो कोर्ट क्या कर सकती है, बिना अमेंडमेंट के जजमेंट दे दे, मींस मान लो फेवर दे दी, प्लेंटिव के फेवर में दे दी, ठीक है, कि मान लो मनी डिक्री का सूट था, ये डिक्री होल्डर बन गए हैं, ये जजमेंट डेटर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे इनके फेवर में आ गई तो ये सबकी लाइबिलिटी बन जाती है, चलो ठीक है। अगर मान लो कोर्ट को लगता है कि नहीं नहीं इस प्लेंटिव को तो ज्यादा मिलना चाहिए, इनको थोड़ा सा पार्ट कम मिलना चाहिए, तो एज पर फिर वैसे इनको क्लेम मिलेगा, ठीक है। ये जो प्रायर डिक्री होल्डर रहने वाला है, ठीक है, ये वाला ए, यही मान लो अगर लगता है ये वाले डिफेंडेंट की लाइबिलिटी ज्यादा है, तो फिर उस डिफेंडेंट को ज्यादा लाइबिलिटी भी कोर्ट ऑर्डर कर सकता है कि ये वाला बंदा ज्यादा पे करेगा, ठीक है, इसका मेन रोल था, मतलब उनके रोल के हिसाब से या जितना नुकसान हुआ है, क्या काम किया है, एक्ट किया है, ठीक है, उस हिसाब से कोर्ट ऑर्डर कर सकता है, जजमेंट दे सकता है। डिफेंडेंट नीड नॉट बी इंटरेस्टेड इन ऑल द रिलीफ क्लेम, तो जरूरी नहीं है डिफेंडेंट सारे क्लेम्स में इंटरेस्टेड हो, ठीक है, कि हो सकता है कि डिफेंडेंट्स हैं जो वर्सेस डी ई एफ, ठीक है, एफ का रोल ही बस 1% है, ठीक है, तो ये सारे क्लेम में इंटरेस्टेड है जरूरी नहीं है, ये जो डाला हुआ है इन्होंने इनके अगेंस्ट, तो इसको सिर्फ उतनी ही लाइबिलिटी होने वाली है जो हमने रूल 4 में देखा है पीछे, जितना उसने काम किया है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये सारे के सारे में बस इनके अगेंस्ट आ गई है तो 33% सबकी लाइबिलिटी बनी, नहीं, ठीक है, इनके रोल के हिसाब से बनती है। रूल 6 ज्वाइंटर ऑफ पार्टीज लाइबल ऑन सेम कॉन्ट्रैक्ट, तो जहाँ पे हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो स्पेशली कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज को ज्वाइन किया जा सकता है अगर सेम कॉन्ट्रैक्ट है, सेम कॉन्ट्रैक्ट किया था पार्टीज ने, मतलब सेम टाइम में किया था, जैसे एग्जांपल से देख लेते हैं, ए बी ने पैसे दिए हैं किसको, सी को दिए हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट किया था, अब सी मान लो पैसे नहीं देता है, ब्रीच कर देता है कॉन्ट्रैक्ट की, तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, ये इकट्ठे जा सकते हैं, ठीक है, यही मान लो ए ने अलग दिए होते सी को पैसे, एक कॉन्ट्रैक्ट इसके साथ और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बी के साथ, ठीक है, तो यहाँ पे ए बी इकट्ठे होके नहीं आ सकते, ठीक है, क्योंकि इन्होंने अलग अलग कैपेसिटी में दिए हैं, जहाँ पे सेम कैपेसिटी में दिए हैं तो वहां पे इकट्ठे चले जाएंगे, यहाँ पे अलग जाएगा, ए वर्सेस सी होएगा, देन बी वर्सेस सी होएगा, अलग जाएंगे। When plaintiff in doubt from whom redress is to be sought, वो रूल 7 बात करता है जहाँ पे प्लेंटिफ को पता नहीं है कि मैंने कौन से डिफेंडेंट से क्लेम बनता है मेरा, किसके पास जाऊं मैं, ठीक है, किसके पास जाऊं, तो यहाँ पे फिर वो क्या करेगा, सारे डिफेंडेंट्स का नाम लिख देगा, सबको रख लेगा बीच, ट्रायल चलेगा जैसे जैसे, तो खुद ही जैसे कहते हैं दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, पता चल जाएगा किस डिफेंडेंट की लाइबिलिटी बनती है ना, तो अपनी तरफ से वो एक बार सबके नाम लिख देगा, ठीक है, ज्वाइन 2 और मोर डिफेंडेंट्स, ज्वाइन करके ले आएगा उनको, जैसे मान लो कोई चीज है, किसी पर्सन है, कोई ए पर्सन है, इसने शिप के थ्रू कोरियर करनी थी, ठीक है, तो इसने अपनी गुड्स दे दी हैं उसको शिप को, तो जिस एजेंट को उसने दी हैं, ठीक है, तो एक ओनर है शिप का, तो यहाँ पे ये गुड्स हैं ये गुम गई हैं, तो अब ए को पता नहीं चल रहा मैं एजेंट की लापरवाही से गुमी है, ठीक है, मान लो ए
इसी से बात करता था कहाँ पे डिलीवरी हुई है, कहाँ पे नहीं हुई है। या फिर मान लो इसका एटीट्यूड ऐसा था, उसे लगता है कि एजेंट ने घुमाई है। या फिर ओनर को स्यू करूं, कंफ्यूजन है उसे, तो यहाँ पे वो क्या करेगा, एजेंट और ओनर दोनों को ही ले आएगा। ठीक है, बाद में पता चल जाएगा किसकी क्या लाइबिलिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे रूल 8 रिप्रेजेंटेटिव सूट्स के बारे में बात करता है। रिप्रेजेंटेटिव सूट्स, तो यहाँ पे नाम से पता चलता है रिप्रेजेंट कर रहा है जो बहुत सारे लोगों को, ऐसा सूट डाला उसने। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होने वाला है कि जो भी बंदा रिप्रेजेंटेटिव सूट डालेगा उसका इंटरेस्ट है उस चीज में। जैसे मान लो ये ABCDEFG ये पर्सन है। ठीक है, मान लो रोड पे ये घर भी हैं, दुकानें भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं, ये सारे लोग हैं वहां पे। तो इनकी सड़क पे आके एक पर्सन है जो एक्स बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये सब दुखी हैं इससे। तो यहाँ पे ये क्या कहेंगे, तो ये कहेंगे हम ए को रिप्रेजेंटेटिव बना के ना एक केस दायर कर देते हैं एक्स के अगेंस्ट। ठीक है, तो न्यूसेंस का डालना है, किस चीज का डालना है, ठीक है, इनकी मर्जी है, जो मर्जी डाले हमें क्या। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लो ये अलग अलग जाते, ए वर्सेस एक्स जाता, बी वर्सेस एक्स जाता, सी वर्सेस एक्स जाता, तो कितने ही केस बन जाते हैं ना, 7 केस बन जाने थे। तो ये इकट्ठे ही चली जाएंगे थ्रू रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी। ठीक है, कोर्ट से परमिशन लेंगे कि हम क्या चाहते हैं कि ए हमारी तरफ से इस केस को देखे। ठीक है, क्योंकि ए का भी बीच में इंटरेस्ट है, हमारा भी इंटरेस्ट है, तो हमारी तरफ से ए है, जज को बता देंगे, ये कोर्ट को बता देंगे। ठीक है, तो कोर्ट इनको अलाउ कर देगा, यस ठीक है, आगे प्रोसीड किया जाएगा। देन वैसे नॉर्मल जैसे सूट चलता है वैसे चलता जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये होना चाहिए जो भी रिप्रेजेंटेटिव सूट डाल रहा है उस बंदे का खुद इंटरेस्ट है उस चीज में, कम्युनिटी इंटरेस्ट है, कॉमन इंटरेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लो कोई बंदा है, जेड बंदा है, ठीक है, दूसरी सिटी में रहता है, दूसरी डिस्ट्रिक्ट में ही रहता है, उसका कोई लेना देना नहीं इनके साथ, इसकी रोड के साथ, ठीक है, इसके साथ कुछ नहीं लेना देना। ये इसको ले आते हैं कि जेड बड़ा हिम्मत वाला है, ये कोर्ट कूट जाता रहता है। ठीक है, तो इसी को बनाते हैं रिप्रेजेंटेटिव। नहीं, इसको नहीं बना सकते हो आप, इसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है बीच में। इनमें से किसी को बना लो, जिसको मन करता है, जी को बना लो, ई को बना लो, जिसको मर्जी बना लो, लेकिन इसको नहीं बना सकते हो। अनलाइक पीआईएल में क्या होता है, ये पीआईएल से अलग है। जैसे मान लो पीआईएल में आपका पर्सनल इंटरेस्ट है, नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, उसमें सिर्फ और सिर्फ हम पब्लिक इंटरेस्ट देखते हैं। ठीक है, जैसे हम देखते हैं कि कोई नेचर का मामला है, तो वो आपका पर्सनल चाहे ना हो लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट तो है ना। ठीक है, तो पीआईएल डाल देते हो आप। रिप्रेजेंटेटिव सूट वैसे नहीं होता, रिप्रेजेंटेटिव सूट में आपका खुद का अलग से इंटरेस्ट होता है। ठीक है, वही बंदा डाल सकता है रिप्रेजेंटेटिव सूट्स। तो न्यूमरस पर्सन्स हैं, ठीक है, सबका इंटरेस्ट है एक सूट में, तो इकट्ठे आ सकते हैं। तो यहाँ पे कोर्ट क्या करेगा, परमिशन देगा, यस भी आप आओ, ठीक है, स्यू करो या डिफेंड करो, डिफेंडेंट के लिए भी है। ठीक है, तो आ सकते हैं वो जो इंटरेस्टेड है, सारे लोग सारे आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अब क्या होने वाला है, प्लेंटिफ क्या करने वाला है, इन सबको नोटिस देने वाला है। ठीक है, ये सारे हैं तो पार्टीज ही हैं। मान लो ए थ्रू हिज रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है, फाइल्ड केस अगेंस्ट एक्स। ठीक है, तो अब जो भी चीजें होने वाली हैं प्रॉपर इनको इंटीमेशन भी देनी है। ए को नोटिस होया करेगा, इन सबको भी होया करेगा। ठीक है, अगर लगता है कि नहीं इन ऐसे नोटिस नहीं दिया जाएगा या कोई और तरीका भी होना चाहिए, देन पब्लिक एडवर्टीजमेंट भी की जा सकती है अगर कोर्ट को लगता है, वैसे नहीं। ठीक है, तो वैसे अगर मान लो यही डिफेंडेंट की कैपेसिटी में होते बहुत सारे लोग, तो उन सबको भी आपको नोटिस देना पड़ना था। ठीक है, तो बस मे अप्लाई टू द कोर्ट टू द मेड पार्टी दिस। तो अगर मान लो नो पार्ट ऑफ क्लेम, तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव सूट में ये होता है कि ये बंदा अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, ना अबंडन कर सकता सूट को, ना विदड्रॉ, ठीक है, ना कॉम्प्रोमाइज, ये सारी चीजें नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना होता है, सारी पार्टीज को नोटिस जाता है कि ये बंदा विदड्रॉ करना चाहता है, कि आप भी करना चाहते हो। ठीक है, तो ये सारे आएंगे, ये एग्री करेंगे, देन वो विदड्रॉल कंप्लीट होएगा। ठीक है, इसकी मर्जी से नहीं होएगा। तो ये सारी चीजें होती है जहाँ पे कोर्ट को लगता है कि ये बंदा फिट नहीं है, ये अच्छी तरह से केस को नहीं देख रहा, इसको फैक्ट्स का ही नहीं पता है। ठीक है, कभी आता है कभी नहीं आता, तो कोर्ट कहता है कि कोई और बंदा हो इसकी जगह पे, जी है, ठीक है, ये काफी इंटेलिजेंट है, तो इसको ले आओ। ठीक है, देन बस सेम इसको हम ऐड कर लेंगे एज पार्टी। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव बन के ये सबके लिए चलेगा अब। ठीक है, सबका करता धरता। तो यहाँ पे जो भी डिक्री पास हुई है वो सारी पार्टीज के ऊपर बाइंडिंग है। ठीक है, जो डिग्री पास हुई है ए के ऊपर, बी के ऊपर, सी डी ई एफ जी सब के ऊपर बाइंडिंग है। ठीक है, अब ये नहीं क्या कहेंगे कि चलो बी वर्सेस एक्स नया सूट डाल देते हैं, सी वर्सेस एक्स नया डाल देते हैं, नहीं, रेस्ट जुडिकेटा अप्लाई करता है। ठीक है, जो मैटर एक बार डिसाइड हो जाता है, हमने देखा रेस्ट जुडिकेटा में कि रिप्रेजेंटेटिव सूट्स पे
पे भी वो क्या लगाता है, बार लगाता है कि आप नहीं डाल सकते हो दोबारा से, जितनी भी पार्टीज हैं ठीक है सूट में वो नहीं आ सकती हैं अब। तो for the purpose of determining whether the person who sue or sued defend have the same interest in one suit, not necessary to establish that such person have the same cause of action as the person on whose behalf or whose benefit they sue or sue defend। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि सेम ही कॉज ऑफ एक्शन हो, सिर्फ हमने देखना है कि कॉमन इंटरेस्ट है, वो एक दूसरे को जानते हैं नहीं जानते हैं कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। हो सकता है ये सारे एक दूसरे के साथ स्ट्रेंजर हो, इन्होंने कभी शक्ल भी ना देखी हो, लेकिन इन सबका कम्युनिटी इंटरेस्ट है ना, बस ये देखना है हमने, कुछ और नहीं देखना है, वो उसमें डाला जा सकता है रिप्रेजेंटेटिव सूट, ठीक है। तो पावर ऑफ कोर्ट टू परमिट अ पर्सन और बॉडी ऑफ पर्संस टू प्रेजेंट ओपिनियन और टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स। तो जहाँ पे कोर्ट को लगता है कि ये वाले बंदे को तो प्रोसीडिंग का पार्ट होना चाहिए या इसका ओपिनियन बहुत जरूरी है, तो कोर्ट अलाउ कर सकता है, परमिट कर सकता है, ठीक है। While trying a suit, the court may satisfy the person or body of persons is interested in any question of law। जहाँ पे लगता है कि इनकी प्रेजेंस जरूरी है, इनका ओपिनियन जरूरी है इस क्वेश्चन ऑफ लॉ में, which is directly and substantially an issue in the suit and that is necessary in the public interest to allow that person। और ये अच्छा रहेगा अगर हम क्या करें, उनका ओपिनियन भी ले लें, ठीक है। तो वहां पे उन लोगों को फिर अलाउ कर दिया जाएगा, ठीक है, कि आप अपना ओपिनियन दे दीजिए, ठीक है, और प्रोसीडिंग का पार्ट बन जाइए, ठीक है। रूल 9 बात करता है मिस ज्वाइंडर एंड नॉन ज्वाइंडर की। मिस ज्वाइंडर तो जैसे हम ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज की बात करते हैं कि जहाँ पे सॉरी रिलीफ का राइट बनता है उसका, ठीक है, अगर रिलेटेड टू सेम एक्ट और ट्रांजैक्शन है, ठीक है, और हमने देखा कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ का मामला है, तो फिर इकट्ठे आ सकते हैं। अगर एज पर इस अकॉर्डिंग उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, मीन्स ज्वाइंडर गलत हो गया, मिस ज्वाइंडर हो गया, सही तरीके से आपने ज्वाइनिंग नहीं की पार्टी की, मान लो ये ए ने सी को पैसे दिए थे, जैसे मैंने कहा बी ने सी को दिए थे, ये इकट्ठे होके आ गए हैं, तो यहाँ पे इन्होंने अलग अलग कैपेसिटी में काम किया है, तो यहाँ पे ये मिस ज्वाइंडर है, ठीक है, जो ज्वाइन हो चुका है लेकिन वो मिस ज्वाइंडर है। तो ऐसे में क्या किया जाएगा, नो सूट शैल बी डिफीटेड बाय रीजन ऑफ द मिस ज्वाइंडर और नॉन ज्वाइंडर। नॉन ज्वाइंडर का मतलब कि आपने ज्वाइन ही नहीं किया जिसको ज्वाइन करना चाहिए था, ए वर्सेस सी आ गया, पी को ज्वाइन ही नहीं किया इसने, तो यहाँ पे ये सूट है जो हमारा खराब नहीं होने वाला, डिफीट नहीं होने वाला, सिर्फ इसी कारण से कि ये जो पार्टीज थी इनको इकट्ठा नहीं आना चाहिए था या ये इसको लेके नहीं आए, ठीक है, तो जजमेंट ये खराब है, नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है, वह हम निकाल दो। The court may in every suit deal with the matter in controversy so far as regard the rights and interest of the parties actually before it। Nothing in this rule shall apply to non-joiner of necessary party। लेकिन ये चीज किसके ऊपर अप्लाई नहीं करती, ये नहीं चीज अप्लाई करती जहां पे आपने नेसेसरी पार्टी को पार्टी नहीं बनाया, नेसेसरी पार्टी ही नहीं है, ठीक है, उसको नहीं ज्वाइन किया। जैसे मान लो सी पैसे लेके गया, ठीक है, सी ने आगे जाके डी को दे दिए, आप ए ने सीधा केस डाल दिया डी के अगेंस्ट, तो नेसेसरी पार्टी जो है जो आपसे पैसे लेके गई, अगर आपने उसको नहीं पार्टी बनाया तो फिर कैसे चलेगा, आपकी जजमेंट खराब होगी ना, सूट ही खराब हो गया आपका। तो यहाँ पे इसको नहीं बना सकते हो, नॉन ज्वाइंडर नेसेसरी पार्टी का माफ नहीं है, नेसेसरी पार्टी को तो ज्वाइन करवाना ही पड़ेगा, ठीक है। प्रॉपर पार्टी का नॉन ज्वाइंडर हो गया कोई चक्कर नहीं है, मिस ज्वाइंडर हो गया कोई चक्कर नहीं है, लेकिन अगर नेसेसरी पार्टी नहीं है देन कुछ भी नहीं है, दुनिया में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो सूट इन नेम ऑफ रॉन्ग प्लेंटिव्स, तो जहाँ पे कोर्ट को लगता है कि ये तो गलत प्लेंटिव के नाम पे सूट आ गया, ये वाला प्लेंटिव नहीं होना चाहिए था, कोई और प्लेंटिव होना चाहिए था, ठीक है, या फिर मान लो लगता है कि इसकी जगह पे ये भी नहीं होना चाहिए था, इसकी जगह पे ये भी नहीं होना चाहिए था, कैसे मतलब, जैसे मान लो बहुत सारे प्लेंटिव्स हैं ए बी सी, ठीक है, कोर्ट को लगता है सी को खाम खा बीच में रखा हुआ है, सी को निकालो, ठीक है, लगता है डी होना चाहिए था, डी को लेके आओ, ठीक है। तो जहाँ पे कोर्ट को लगता है कि रॉन्ग प्लेंटिव के नाम पे सूट चल रहा है, तो वहां पे कोर्ट क्या कर सकता है, कोर्ट डाउटफुल है इस चीज के बारे में, तो कोर्ट एट एनी स्टेज किसी भी स्टेज पे ऑर्डर कर सकता है कि अगर मान लो लगता है उससे मिस्टेक होगी है इनको ऐड करने में या किसी को रिमूव कर दिया गलती से, तो वो कह देंगे कि इस बंदे को क्या करो, इसकी जगह पे लेके आओ, सब्सटीट्यूट करो या ऐड करो नए बंदे को, ठीक है, जो भी कोर्ट को सही लगता है तो किया जा सकता है, एट एनी स्टेज किसी बंदे को ऐड स्ट्राइक आउट, ठीक है, वो सारी चीजें की जा सकती हैं कोर्ट में, स्ट्राइक आउट और ऐड पार्टीज। वही जहाँ पे लगता है कि इस बंदे को तो खाम खा ज्वाइन किया, इम्प्रॉपरली ज्वाइन किया, जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है, केस में, तो वहां पे उस बंदे को कहा जाएगा भाई छोड़ो इसको जाने दो, ठीक है, बाकी के अगेंस्ट केस वैसे ही कंटिन्यू रखो। No person shall be added as plaintiff suing without a next friend or as the next friend of a plaintiff under any disability without his consent। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कोई माइनर है, मान लो माइनर है या फिर कोई और पर्सन है, तो वहां पे आप सूट डाल सकते हो नेक्स्ट फ्रेंड के थ्रू, ठीक है, तो वहां पे क्या किया जाएगा
नेक्स्ट फ्रेंड को भी ऐड करवाया जा सकता है, यस करवाया जा सकता है। इम्प्लीड करवाया जा सकता है, पार्टीज हमें जिनकी ज़रूरत है वो होनी चाहिए, वो है नहीं है केस में, ठीक है, उनको बुलाया जा सकता है। जहाँ पे लगता है ये नहीं होने चाहिए उनको भगाया भी जा सकता है, यस। तो वे डिफेंडेंट एडिड प्लेन टू बी अमेंडेड, जैसे ही डिफेंडेंट मान लो कोई ऐड किया है आपने, ठीक है, डिफेंडेंट ऐड किया है, एक्स वाई थे, जेड को ऐड किया है, तो क्या किया जाएगा, प्लेंट को अमेंड किया जाएगा। अब ये जाएंगे घर, ठीक है, लिख के लाएंगे नेम कि अब एक्स वाई और जेड ये सबके अगेंस्ट हम क्लेम डाल रहे हैं, हमें रिलीफ चाहिए इन तीनों से। सेम वही रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ जेड को भी इसका रिप्लाई देना पड़ेगा, और जो समनिंग प्लेंटिव्स को इनको भी अलग से करवानी पड़ेगी, ठीक है, तो प्लेंट चेंज हो जाएगी जैसे ही डिफेंडेंट नया आ गया बीच में। Defendant is added, the plaint shall unless the court otherwise directs be amended in such manner as may be necessary and amended copy of, बस वही समन की कॉपी अब और प्लेंट की कॉपी, ठीक है, वो सब इन सब के पास जाएगी, ठीक है, नए डिफेंडेंट के पास जाएगी। Subject to the provision of Indian Limitation Act, Section 22, the proceeding as against any person added as defendant shall be deemed to have begun only on the service of someone। तो यहाँ पे अगर हम कहें कि इसके अगेंस्ट कब से माने प्रोसीडिंग्स स्टार्ट होगी है, इनके अगेंस्ट तो पहले ही स्टार्ट थी, ठीक है, तो लिमिटेशन पीरियड अगर मान लो हमने कैलकुलेट करना है, तो वहां पे हमें कैलकुलेट करना है जिस दिन जेड को समनिंग हुई उस दिन ये पार्टी बना है, ठीक है, तो उस दिन से लिमिटेशन पीरियड इसका स्टार्ट होता है, ठीक है, तो ऐसे कैलकुलेट करना है। तो रूल 10 सिंपल सा हमें बताता है कि जहाँ पे पार्टीज को ऐड करना है या रिमूव करना है, क्या करना है, कोर्ट कर सकता है। पावर ऑफ कोर्ट टू रिक्वेस्ट एनी प्लीडर टू एड्रेस इट, जहाँ पे कोर्ट को लगता है कि ये ज़रूरी है, ठीक है, इस इंटरेस्ट के लिए ज़रूरी है, अदरवाइज क्या हो जाएगा, ये डिसीजन नहीं अच्छा आ पाएगा, ठीक है, तो वहाँ पे कहा जा सकता है कि उनके पास प्लीडर नहीं है, ठीक है, तो आप थोड़े टाइम के लिए प्लीडर बन के आ जाओ, ठीक है, ताकि इफेक्टिव जजमेंट आ पाए, ठीक है, मतलब एक तरह का कोर्ट रिक्वेस्ट करेगा कि वकील साहब प्लीज आप इसके वकील बन जाइए, ठीक है, तो वो वकील बन जाएगा। जरूरी है हैविंग द इंटरेस्ट विच इज लाइकली टू बी सो इफेक्टेड इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय एनी प्लीडर, ठीक है, अगर वकील नहीं हुआ तो केस इफेक्ट हो जाएगा, तो थोड़े टाइम के लिए हम प्लीडर अपॉइंट कर सकते हैं किसी को, कोर्ट कह सकता है किसी को। रूल 11 कंडक्ट ऑफ सूट, तो यहाँ पे कोर्ट डिसाइड करेगा कि कंडक्ट क्या रहने वाला है सूट का, ठीक है, मान लो अगर प्लेंट ज्वाइन कर लिया पार्टीज को, ठीक है, तो इनका अलग अलग चलाना ट्रायल या इकट्ठा चलाना, क्या करना है, ठीक है, कंडक्ट कोर्ट ही डिसाइड करेगा क्या रहने वाला है। तो रूल 11 हमारा इस चीज के बारे में बात करता है। तो रूल 12 में क्या है, अपीयरेंस ऑफ वन ऑफ सेवरल प्लेंटिव्स और डिफेंडेंट्स फॉर अदर्स, अगर मान लो बहुत सारे प्लेंटिव्स हैं ए बी सी, ठीक है, वही, तो यहाँ पे क्या किया जा सकता है, क्या सबका आना जरूरी है या इन सब डिफेंडेंट्स का आना जरूरी है, नहीं, इतना जरूरी नहीं है, ये ऑथराइज कर सकते हैं, मान लो बी और सी ने कहा हम ए को पावर दे रहे हैं, ऑथराइज कर रहे हैं, ठीक है, राइटिंग में साइन करके बता देंगे कि अब से जो भी आया करेगा यही आया करेगा, ठीक है, जो भी करा करेगा, मान लो एडमिशन भी करता है तो वो भी हमारे ऊपर बाइंडिंग है, जितनी भी ये पावर देंगे इसको, ठीक है, तो इनको बार बार आने की जरूरत नहीं है, ये मान लो फॉरेन रहते हैं, बार बार तो नहीं आएंगे, तो ये अकेला भी आ सकता है। सेम एक्स वाई जेड में ये दोनों कहते हैं हमारा रिप्रेजेंटेटिव जेड है, रिप्रेजेंटेटिव सूट के साथ इसको इक्वेट नहीं करना है आपने, ठीक है, ये अलग चीज है वो अलग चीज है, यहाँ पे हम सिर्फ ऑथराइज कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव सूट नहीं है। रिप्रेजेंटेटिव सूट के लिए अलग आपको कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है कि हम ये सूट डाल रहे हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ अलाउ कर रहे हो कि हमारे बिहाफ पे जेड आ जाया करेगा, अपीयर हो जाया करेगा, सिर्फ अपीयरेंस की परमिशन ले रहे हो आप, ठीक है, तो राइटिंग में आपको बताना पड़ता है, ठीक है, और बस सिंपल सी बात लिखी हुई है यहाँ पे। रूल 13 ऑब्जेक्शन एज टू नॉन ज्वाइंडर और मिस ज्वाइंडर, अगर मान लो आपको ऑब्जेक्ट करना है कि पार्टीज को सही तरीके से ज्वाइन नहीं किया या उसको ज्वाइन नहीं किया जिसको करना चाहिए था, तो यहाँ पे आपको जल्दी से जल्दी, ठीक है, ऑब्जेक्शन रेज करनी पड़ती है, ठीक है, कब, हुज इश्यूज आर सेटल्ड एट और बिफोर सच सेटलमेंट से पहले, ठीक है, अगर आप नहीं रेज करते हो तो इट मीन्स आपने अपनी इस राइट को वेव कर दिया है, बाद में नहीं रोना है आपने, ठीक है, रोना धोना नहीं है। तो चलिए, स्ट्राइकिंग आउट एडिशन और सब्सटीट्यूशन ऑफ पार्टी जो रूल 10 में हमने देखा है वो क्या क्या चीजें हैं, तो इनको हम क्या कर देते हैं, स्ट्राइक आउट कर देते हैं या ऐड कर देते हैं या सब्सटीट्यूट कर देते हैं, ताकि हम क्या कर सके, कंप्लीट जस्टिस कर सकें, ठीक है, बाद में पार्टीज को ना आना पड़े दोबारा से कोर्ट में कि ये बंदा रह गया वो बंदा नहीं पार्टी बना, ठीक है, इस वजह से रूल 10 को ही देख रहे हैं हम, ठीक है। एडिशन और सब्सटीट्यूशन ऑफ प्लेंटिव्स, तो ऐड किया जा सकता है या प्लेंटिव की जगह पे उस बंदे को रिमूव करके किसी और को लेके आ सकते हैं हम, अगर मान लो सूट हैज बीन फाइल्ड इन द नेम ऑफ रॉन्ग प्लेंटिव, ठीक है, और वो मिस्टेक क्या थी, वो बोनाफाइड थी, ठीक है, उनको भी नहीं पता था, इंटेंशनल मिस्टेक नहीं थी,
दैट द सब्सटीट्यूशन और एडिशन ऑफ द प्लेंटिफ इज मैंडेटरी फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस, और उस बंदे का होना ज़रूरी है, अदरवाइज जस्टिस नहीं हो पाएगा। तो सेम स्ट्राइक आउट कर सकते हैं हम नाम जिसका लगता है खाम का इस बंदे को ऐड किया हुआ है, इसको निकालो, ठीक है, तो उसको स्ट्राइक आउट भी किया जा सकता है अपना कंप्लीट जस्टिस अचीव करने के लिए, अपना जो गोल है उसको, ठीक है। तो ज्वाइंटर ऑफ पार्टीज वही जो हमने देखा है कि प्लेंटिफ्स कब ज्वाइन हो सकते हैं, डिफेंडेंट्स कब ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है, वही सारी चीजें हैं। तो बस हमारा ये केस है, ये आप लिख लो। तो पार्टीज टू द डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट मैटर टू अवॉइड मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स, इसीलिए हम इनको इकट्ठा करके ले आते हैं, ठीक है, कोई इनकन्वीनियंस ना हो, ठीक है, इस वजह से आते हैं। तो ये हमने देख लिया हुआ है हमारा। तो यही मान लो हमने किसी पर्सन के एलआर्स को ऐड करना है, क्या हम कर सकते हैं ऐड? एक चीज़ रह गई थी, एलआर्स को अगर ऐड करना तो कर सकते हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि मान लो वो डिसीज्ड पर्सन, ठीक है, जो पर्सन डेड हो चुका है, तो उसके अगेंस्ट सूट डाला है। तो यहाँ पे अगर मान लो सूट ऑलरेडी कंटिन्यूड था और डिफेंडेंट बहुत सारे हैं बीच, ठीक है, बहुत सारे डिफेंडेंट हैं, डिफेंडेंट 1 2 3, और इसमें से थर्ड डिफेंडेंट की डेथ हो गई है, तो यहाँ पे क्या किया जा सकता है, उसके एलआर्स को ऐड किया जा सकता है, ठीक है, प्लीडमेंट की बात कर रहे हैं ना, तो उसको ऐड कर सकते हैं हम। अदरवाइज डेड पर्सन के अगेंस्ट सूट क्या होता है हमारा, वॉइड ऑफ इनिशियो होता है ना। लेकिन अगर चल रहा था, बहुत सारे डिफेंडेंट्स हैं, ठीक है, तो फिर ये ही क्यों लायबल हूँ, ठीक है, तो उसके एलआर्स को भी इंक्लूड कर लेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे बस हमें देखना है, क्या देखा है रूल 1 में, कौन प्लेंटिफ हो सकता है। रूल 2 बताता है कि सेपरेट ट्रायल ऑर्डर कर देंगे अगर लगता है भाई किचपिच हो गई है, खिचड़ी बन गई है, जो भी है, ठीक है। डिफेंडेंट्स कौन हो सकते हैं इकट्ठे होके जो आ सकते हैं, इनका भी अलग अलग कहा जा सकता है भी, अलग अलग आओ, ठीक है। कोर्ट में गिव जजमेंट, तो जहाँ पे जिसका जितना रोल है कोर्ट उस हिसाब से जजमेंट दे देगा, ठीक है, सबके ऊपर बाइंडिंग नहीं होने वाली। मान लो एक डिफेंडेंट, ठीक है, जैसे हमने कहा ABC वर्सेस XYZ, जैसे लगा कोर्ट को कि इसके अगेंस्ट तो डिसमिस कर देते हैं सूट, इसको तो ऐसी पार्टी बना रहे हैं ABC, तो यहाँ पे इट डज नॉट मीन कि X और Y के लिए भी डिसमिस हो गया सूट, नहीं, इनके लिए सेम है, ठीक है। लाइबिलिटी के अगेंस्ट, इनके रोल के अगेंस्ट इनकी लाइबिलिटी कोर्ट तय करेगा। डिफेंडेंट नीड नॉट बी इंटरेस्टेड इन ऑल द रिलीफ क्लेम, जरूरी नहीं है कि डिफेंडेंट का सब क्लेम में इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है, जैसे हमने कहा कि 1% ही छोटा मोटा रोल ही है इसका, वो कोर्ट देख लेगी। ज्वाइंटर ऑफ पार्टीज लाइबल ऑन सेम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं हम, जहां अगर पार्टीज ने इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट किया था सी के साथ तो फिर ये इकट्ठे आ सकते हैं, अगर अलग अलग कैपेसिटी में किया तो इकट्ठे नहीं आएंगे, इकट्ठे नहीं आएंगे, यस नहीं आएंगे। यहाँ पे प्लेंटिव कंफ्यूज है किसके अगेंस्ट जाऊं, तो सबको पार्टी बना लो, ठीक है, सबको ऐड कर लो एक सूट में। तो हमने रिप्रेजेंटेटिव सूट के बारे में देखा, रिप्रेजेंटेटिव सिर्फ वही हो सकता है जिसका इंटरेस्ट है। रूल 8A में हमने देखा कि जहाँ पे कोर्ट को लगता है इस बंदे के ओपिनियन की बड़ी ज़रूरत है, उसको पार्ट बना लो, ठीक है। मिस ज्वाइनर एंड नॉन ज्वाइनर की हमने बात की, अच्छे से ज्वाइन नहीं किया या उन लोगों को ज्वाइन कर लिया जिनको करना नहीं चाहिए था। इम्प्लीड करना है पार्टीज को, स्ट्रक आउट करना है, ठीक है, ऐड करना है, सब्सटीट्यूट करना है, तो कोर्ट कर सकता है। पावर ऑफ कोर्ट टू रिक्वेस्ट, कोर्ट को लगता है कि प्लीडर का होना जरूरी है, प्लीडर है नहीं, तो कोर्ट किसी भी प्लीडर को कह सकते हैं जी सर आप आ जाइए प्लीज। कंडक्ट सूट का क्या होएगा, कोर्ट डिसाइड करेगी, ठीक है, कोर्ट डिसाइड करेगी कि इम्प्लीडमेंट इम्प्लीडमेंट इम्प्लीडिंग मस्ट हैव डायरेक्ट इंटेंट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ लिटिगेशन, कैसे इसको ट्राई करें, अब कैसे ना करें, प्लेंटिफ्स को ऐड करें, किन प्लेंटिफ्स की प्रेजेंस की जरूरत है, क्या है, ये सारी चीजें देखनी होती हैं। पता नहीं मैंने क्या बोल दिया, पर वो कंडक्ट सूट का क्या रहने वाला है वो कोर्ट डिसाइड करेगा, बस सीधी सी बात। अपीयरेंस ऑफ वन ऑफ सेवरल प्लेंटिफ्स और डिफेंडेंट्स फॉर अदर्स, ज्यादा प्लेंटिफ्स हैं, ज्यादा डिफेंडेंट्स हैं, वो कह देंगे हम थोड़ी ना बार बार आए रोज रोज, है ना, तो हमारी तरफ से ये बंदा आ जाया करेगा, देन वो आ जाया करेगा। ऑब्जेक्शन रेस करनी है तो जल्दी से जल्दी करो ऑब्जेक्शन रेस, बस ये हमने देखा है। तो ये खत्म होता है हमारा लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया होगा, समझ भी आया होगा, नहीं आया तो कमेंट्स में बता दो, ठीक है, आपके रिव्यूज भी ज़रूरी होते हैं, गलतियां तो हो ही जाती हैं। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो धन्यवाद, थैंक यू, शेयर कर दीजिए क्लास, ठीक है।